हॉरिजन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमने कुछ समय पूर्व आपको मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन पर एक प्रश्न सीरीज आपके साथ लेकर आए थे। वो लगभग पूरी हमने इस चैनल पर कवर करवाई थी। आप लोगों ने उस पर प्यार दिया। अब आप अपने परीक्षा उपयोग के लिए एक नई सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं। उस सीरीज का नाम है इतिहास का कालखंड, यानी जो हिस्ट्री है उसे भी हम प्रश्नों के माध्यम से पढ़ाने का आपको प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो जहां से ज्यादा प्रश्न आने की उम्मीद होती है वहां से हम शुरू कर रहे हैं। सर ने भी ये कहा कि यहां से ज्यादा प्रश्न बनने की उम्मीद रहती है। तो आप देखिएगा, आधुनिक भारत का इतिहास जो मॉडर्न इंडिया है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, उसको पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे और इसे पूरा टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पढ़ेंगे और संभावित प्रश्न जो एग्जाम्स में आ सकते हैं उन पर भी अध्ययन करेंगे। तो ये तीनों पैटर्न पर चलेगी चीजें। तो चलते हैं हम, आप लोग देखिएगा और इसे समझें और आपको साथ में आंसर देते रहना है। देखिएगा, देखिएगा प्रश्न है आपके सामने, इसे आपको सॉल्व करना है और हम इसे आपको समझाएंगे। प्रश्न पहला है, आप लोग पढ़ें। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? सबसे पहली बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम आधुनिक भारत जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं 18वीं सदी के नए स्वतंत्र राज्यों से, अथवा आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रश्न के हम पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। यहां से भी इसे हम शुरू मानते हैं, चिंता नहीं करना है आपको। आधुनिक भारत को बहुत पीछे से भी उठाया जा सकता है, ठीक। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक तो आपके दिमाग में आना चाहिए मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, इसके बारे में प्रश्न है। और प्रश्न सीधा क्या पूछ लिया है? क्या कारण थे इसके उत्कर्ष के, इसके स्थापित होने के, या स्थापित होने के बाद इसके विस्तार करने के क्या कारण थे? 4 ऑप्शन है और आप लोग उन्हें पढ़ेंगे, हमारे ख्याल से चीजों को समझेंगे। जैसे अगर हम बेसिक चीज को समझें तो जो मराठा साम्राज्य है इसके संस्थापक शिवाजी माने जाते हैं। छत्रपति शिवाजी को अभी बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत शानदार प्रश्न मिलेंगे। अभी इत्मीनान से सुनना है क्योंकि अभी ये इस सीरीज की पहली क्लास है आपकी, ठीक। इस चीज को आपको समझना है। हम भी रिदम में आएंगे धीरे धीरे, आप भी रिदम में आएंगे, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? छत्रपति शिवाजी हैं। ये 17वीं सदी में, क्योंकि इनका जन्म आप सबको पता होना चाहिए 17वीं सदी में ही हुआ है। कई बुक्स वाले 1624 मानते हैं, कई बुक वाले 1630 मानते हैं। उस विवाद को भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और एग्जाम्स में क्या सही माना गया है? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? शिवाजी। अच्छा, जो शिवाजी का क्षेत्र होता था उसे पता क्या कहते थे? स्वराज या स्वराज कहा जाता था उसे। ये उनका क्षेत्र होता था, उसका मुख्यालय कुछ और होता था लेकिन उसे स्वराज बोलते थे। जो उनके प्रांत हुआ करते थे, उनके क्षेत्र हुआ करते थे, जो जहां पर उनका शासन था। अब इसके ऑप्शन पढ़ो, डायरेक्टली ऑप्शन को अपन सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, क्या ये मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण है? दूसरा, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, क्या ये कारण है मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष का? तीसरा, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, क्या धर्म के उस समय के जो प्रसिद्ध संत रहे हैं उनके कारण भी मराठा अस्मियता उत्पन्न हुई और मराठा उत्कर्ष हुआ। अस्मियता एक शब्द होता है, आप लोग समझेंगे, अभी क्लिष्ट भाषा धीरे धीरे समझने लगेंगे। तो मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव। और चौथा, शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। और पांचवा, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। अब अगर आप महाराष्ट्र के क्षेत्र को देखेंगे मैप में तो आप पाएंगे कि वहां की भौगोलिक स्थिति बड़ी स्पष्ट है, जो उसकी लोकेशन है। अब स्थिति को देखें, ये साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है महाराष्ट्र, इस बात को आपको समझना है, ठीक है। दक्षिण भारत है ये। देखिएगा इसकी स्थिति क्या है, ये पहाड़ों, पर्वतों
से घेरा क्षेत्र है, जंगल भी है यहां पर, और जहां पर ये स्थितियां हैं, समझ जाना कोई विदेशी आक्रांता आ ही नहीं पाएगा, आएगा तो वो पराजित होकर जाएगा। याद रखना, कोई भी प्रसिद्ध शासक रहा हो आज तक के इतिहास में, उस इतिहास के किसी भी राजा ने अगर क्षेत्र जीते होंगे तो वहां की भौगोलिक स्थिति समझिएगा। एक हम उदाहरण देके समझाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे यूरोप को पराजित किया, लेकिन लंदन यानी ब्रिटेन को पराजित उसके घर में जाकर नहीं कर पाए। उसका कारण क्या था? वहां देखना आपको क्या मिलेगा, पूरा जल ही जल का क्षेत्र मिलेगा। इसलिए नेवी पावर उनकी बहुत ताकतवर होती है लंदन वालों की। यानी किसी क्षेत्र को जीतना है तो वहां की भौगोलिक स्थिति देखना पड़ेगा। यानी इस भौगोलिक स्थिति के कारण यहां के जो किंग हुए हैं, यहां के जो रूलर हुए हैं, वो जुझारू हुए हैं, और यहां के लोग भी जुझारू हुए हैं। इन्होंने प्रकृति से लड़ना सीखा है। इंसानों से लड़ने की क्या बात है, जो प्रकृति से लड़ जाए, नेचर से लड़ जाए, उसे इंसान को पराजित करने में कितना समय लगेगा? तो ये कारण होगा भैया, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति के कारण मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ है। आप मैप में जाके देख सकते हैं इन चीजों को। ठीक, औरंगजेब की विरोधी नीति। अब देखिएगा, जो औरंगजेब है, औरंगजेब आपको पता है, इसका एक कथन था कि हम इस दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाएंगे, यानी पूरे इंडिया को वो इस्लामिक कंट्री बनाने पर तुला हुआ था। ये उसका स्लोगन था, उसका नारा था। औरंगजेब का नारा क्या था? आज तो हम सेकुलर स्टेट में जी रहे हैं, उस समय तलवार की नोक पर साम्राज्य जीते जाते थे। जिसकी सेना तलवार जितनी ताकतवर होगी वो क्षेत्र को जीत पाएंगे। आज तो इलेक्शन के द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं। तो आप सुनिएगा, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति थी, क्योंकि वो इस हर्ब को, दारुल हर्ब का मतलब होता है हिंदुओं का देश, काफिरों का देश, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बना देंगे। ये किसका कथन था? औरंगजेब का कथन था। यानी हिंदू विरोधी नीति इसने जब चलाई तो यहां शिवाजी जैसा व्यक्तित्व सामने आया और उन्हें समझाने के लिए साधु संत आए कि ये तो पूरे कंट्री को इस्लामिक कंट्री बनाने पर तुला है। तो कोई व्यक्ति आएगा, वो व्यक्ति उठेगा और अपनी अस्मियता को बचाने का प्रयास करेगा। और ऐसे ही शिवाजी हुए। शिवाजी के बाद भी कई राजा हुए, छत्रपति हुए, और अंत में पेशवा भी हुए वहां पर। इसलिए मराठा साम्राज्य अपने आप में बड़ा प्रसिद्ध स्थिति में है। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति के कारण हिंदू लोग उठे, यहां उनमें राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। तो ये कारण रहा है मराठा उत्कर्ष के। भाई, जब हमें पता चलेगा हमें किसी से खतरा है, तभी तो हम उसके सामने खड़े होंगे। तो ये कारण रहा। तो ये भी सही है भैया उत्कर्ष का। तीसरा, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव। बिल्कुल भाई साहब, इसी शताब्दी में बड़े बड़े संत हुए। वारकरी संप्रदाय के संत आपने सुने होंगे, तुकाराम का नाम सुना होगा, एकनाथ का नाम सुना होगा, वारकरी संप्रदाय से संबंधित तुकाराम सुना होगा, समर्थ रामदास सुना होगा। ये प्रसिद्ध इस समय के साधु संत हुए हैं, जिन्होंने धर्म को आधार बनाकर विदेशी सत्ता के विरोध में यहां के लोगों को खड़ा कर दिया कि राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाना है भाई साहब आपको। तो हम कह सकते हैं धर्म सुधारकों के कारण भी मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ है। यह भी सही है। अगला, शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। अब सुनना आप, दक्षिण का मतलब इस समय क्या है? इस समय दक्षिण का मतलब है बीजापुर। नाम सुने होंगे आप, बीजापुर, गोलकुंडा का क्षेत्र सुने होंगे, बीजापुर। इनके पिताजी ने तो अहमदनगर बीजापुर में जॉब भी किया है, साहेजी भोसले ने। तो लेकिन एक बात याद रखना, शिवाजी ने दक्षिण के राजाओं को पराजित करके उनके क्षेत्रों को जीता है। उनके क्षेत्रों को क्या किया है? जीता है। इस चीज को समझना है। उनसे आर्थिक सहायता नहीं ली है, उनसे सैन्य सहायता, क्योंकि वो तो उनके दुश्मन है। साम्राज्य को भी शिवाजी ने बढ़ाया है। तो ये तो भैया गलत हो गया। पांचवा, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। बिल्कुल, योग्य नेता नहीं होगा तो साम्राज्य कैसे बढ़ेगा? कोई भी साम्राज्य हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी पार्टी हो, वो तभी आगे बढ़ती है जब उसका नेता जुझारू हो, योग्य नेतृत्व हो। इसका मतलब ये यहां निकालना है। तो ये बिल्कुल राइट है। तो 1 सही, 2 सही, 3 सही, 5 सही, ये सब सही है मराठा उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण। तो ऑप्शन देख लो आप, संभवतः आपने दिया होगा दोस्तों आंसर इसका 1, 2, 3, 5। इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक, तो आप लोग चीजों को समझे होंगे। अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए।
दूसरा प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न था और पहली सीरीज का पहला क्लास है तो थोड़ी आपको टाइम लगेगा, इसमें चिंता नहीं करना है। बाकी अपन जैसे ही आपका अनुभव बढ़ता जाएगा हमारे साथ रहने का, वैसे ही चीजें आपको अच्छी लगने लगेगी, ठीक है। देखिएगा, चलें टॉपिक देखिए। अगला प्रश्न, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव, एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो अनुभव उन्होंने लिया, प्राप्त किया। जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस है, प्रशासनिक अनुभव है, प्रशासन संभालने के लिए अनुभव भी तो चाहिए होता है, किसी से हम अनुभव लेते हैं यानी किसी से प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला, देवगिरी के यादवों के अधीन, आपको आंसर देना है। बहमनी सल्तनत के अधीन, अहमदनगर बीजापुर गोलकंडा के अधीन, इनमें से कोई नहीं। अब इसे अगर आप मराठा साम्राज्य के टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इनकी माता जो थी शिवाजी की, शिवाजी की कौन माता जी, शिवाजी की माता। अब आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, दरअसल पूरा टॉपिक ही पढ़ लेते हैं। माता का नाम था जीजाबाई, जीजाबाई। और जीजाबाई जहां की थी, मतलब जहां उनका मायका था, वो यादव राय राजा थे और वो यहीं के थे, यानी देवगिरी के यादव राव के यहां वो हुई थी, उत्पन्न हुई थी, वहां उनका जन्म हुआ और वही उनकी माता कहलाई शिवाजी की, यानी साहेजी भोसले की पत्नी हुई। इस चीज को याद रखना है। तो जीजाबाई का संबंध वहीं से था और वहीं पर साहेजी भोसले रहते थे, शिवाजी के पिताजी, यानी मराठा का मूल शिवाजी के पिताजी तो हुए। तो इस बात को याद रखना है, जैसे कोई भी कास्ट है, कोई भी वर्ण है, उसका गोत्र होता है, वो उसका मूल होता है। तो आपका मूल कहीं ना कहीं आपके पिताजी होंगे और पिताजी का मूल पिताजी के पिताजी होंगे। तो इस बात को याद रखना है आपको। शिवाजी की माता जीजाबाई, जीजाबाई का संबंध यहीं से है, यादवों से है, यादव कुल से संबंधित है, इस बात को याद रखना है। और अगला बहमनी सल्तनत। अब देखो सल्तनत शब्द आ गया, बहमनी सल्तनत आ गया, बहमनी से उनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। और चूंकि पूछा क्या है, सर्वप्रथम किससे अनुभव लिया, दिक्कत यहां है। 1633 तक तो शुरुआत में उन्होंने देवगिरी के यादवों के यहां ही लिया, फिर इसके बाद वो बीजापुर में रहे, अहमदनगर भी गए, गोलकुंडा में भी उन्होंने शासन किया, यानी अनुभव सबसे लिया है। इनको काट देना है भी। और उनका पहला अनुभव क्या था, देवगिरी के यादवों के अधीन, क्योंकि जीजाबाई का संबंध कहीं ना कहीं यहीं से है। तो इस हिसाब से आप इसका आंसर निकालने की बात बताइए। एक पूरा हमने टॉपिक आपको समझा दिया, कैसे प्रभावित हुए। इनके पिताजी ने यहां जॉब्स की है, इस बात को याद रखना। तो कहीं ना कहीं मराठों का प्रशासनिक अनुभव यहां से शुरू हो गया, इस चीज को। तो इसका राइट आंसर सर्वप्रथम पूछे तो देवगिरी के यादवों से उन्होंने प्रशासनिक अनुभव लिया। इसके अलावा अहमदनगर भी है, बीजापुर भी है, गोलकुंडा भी है, यहां से भी मराठों ने प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया है। ठीक, तो दोस्तों आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। आंसर आपने दे दिया होगा, नहीं तो आपने टॉपिक को समझ लिया होगा। चल हाँ सर, देखिए देखें अब यहां पर अगला प्रश्न आपको पढ़ना है। मराठों के वर्गीरी या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, इसी को कहते हैं, और इसी को कहते हैं छापामार युद्ध प्रणाली, सिर्फ वार करना और भाग जाना। आमतौर पर इसे पॉलिटी की भाषा में कहते हैं, राजनीति की भाषा में प्रॉक्सी वार, छद्म युद्ध। जब डायरेक्ट युद्ध नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं छद्म युद्ध, उस समय छद्म युद्ध का ये एक कारण था। जैसे आज लड़ाइयां कैसे होती हैं, अभी पता चला कोरोना एक वायरस बना दिया कहीं से, तो ये युद्ध चल रहा है, कुछ नहीं है भाई साहब, आप समझिएगा। ये राजनीति अब ऐसी होने लगी है, अभी युद्ध ऐसे होने लगे हैं। कुछ समय में पता चलेगा कि हम रोबोटों से युद्ध लड़ रहे हैं, हम इंसान लड़ने ही नहीं जाएगा, रोबोट लड़ाइयां लड़ेंगे, रॉकेट टू रॉकेट चलेंगे, तो वो भी प्रॉक्सी वार है, छद्म युद्ध है। तो कहीं ना कहीं आज के हिसाब से हमें तकनीकी रूप से सक्षम होना पड़ेगा। किसी सोवरेन कंट्री, संप्रभु राष्ट्र के लिए यह आवश्यक होता है कि वो समय के हिसाब से अपने आप को सक्षम बनाए। इंसान के भी साथ यही लागू होता है। ठीक, तो याद रखना है, मराठों के वर्गीर गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले, ये शब्द अच्छे से पढ़ना है, सबसे पहले
और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? ये ऑप्शन है। अब बताओ, मतलब जो मराठों ने गुरिल्ला युद्ध पर, शिवाजी को ऐसे ही नहीं कहा जाता है पहाड़ों का चूहा। चूहा कहा है कि एक व्यक्ति ने। अगर आप अच्छे से क्लास सुन रहे हो तो जवाब देना है कि शिवाजी को किसने पहाड़ों का चूहा कहा। कहते किसे ये सबको पता है, किसने कहा ये पता हो। ये ऑप्शन आए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। तो याद रखना है, मराठों के वर्गीय गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली का गुण सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? इसका जवाब आपको देना है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है मलिक अंबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। आप लोग आंसर दें। देखो, शाहजहां का शासन आपको पता है 1628 से लेकर 1658 तक रहा। ये कोई छापामार युद्ध नहीं करता रहा कभी। खुर्रम कहलाता है, साउथ इंडिया में गया, अटैक किए। ये डायरेक्ट युद्ध लड़ने में विश्वास करते थे। ऐसा इसलिए करते थे, हां गद्दारी करते थे, लेकिन इनके पास ये युद्ध कौशल नहीं था। एक होता है कौशल, एक गद्दारी करना। छापामार कोई गद्दारी नहीं है, इस बात को समझ लेना है। कोई गद्दारी नहीं है छापामार। उनके पास वो तकनीक थी, उनके पास ऐसी भौगोलिक स्थिति थी जिसके वो छिप कर वार कर पाते थे, ठीक। शाहजहां ये तो विदेशी थे उस समय के लिए, इन्हें भारतीय लोकेशन का नॉलेज ही नहीं था, तो ये डायरेक्ट युद्ध में भरोसा करते थे। तो ये तो फिर सभी मुगल हैं, शाहजहां भी मुगल है, जहांगीर भी मुगल है, औरंगजेब भी मुगल है, तो ये नहीं होंगे। इनने साउथ इंडिया में जाकर अभियान किए हैं। तो अब ऑप्शन इस हिसाब से क्या बचा, हमने जो समझाया उस हिसाब से मलिक अंबर है इसका राइट आंसर। मलिक अंबर जो है, मलिक अंबर निजाम शाही के पास थे। अहमदनगर का निजाम शाही वंश, निजाम शाही राजा का नाम ही निजाम शाही था, उसके यहां। यह विदेश का था, खरीदा गया था इसको। बड़ा योग्य था, योग्यता इतनी थी कि कई राजा इसे अपने पास रखना चाहते थे। युद्ध कौशल था इसके, प्रशासनिक कौशल था इसके पास। और कहीं ना कहीं इसी ने शुरुआत की है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली की। इस चीज को याद रखना। तो मलिक अंबर की ही नकल फिर सब लोग मारते हैं, तो शुरुआत इसने की। फिर जिसका क्षेत्र जैसा रहा उन्होंने उस प्रकार इसको, इस पद्धति को लागू किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मलिक अंबर। इसने सर्वाधिक उपयोग किया और सबसे पहले इसी के पास ये गुण था। आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। विदेश का था हमने बताया, लेकिन इंडिया में रहा है। अरे भाई, योग्य है उसके लिए तो कोने कोने खुले हैं दुनिया भर में, कोई भी योग्य हो। चले नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए आप, पढ़ें। चौथा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध पथ का, आप पूछ लिया पथ प्रदर्शक, मतलब ये क्वेश्चन आए होंगे। अभी तो हमने बताया सबसे पहले शुरुआत और सर्वाधिक उपयोग किसने किया, तो मलिक अंबर ने, वही इसका जनक है। छापामार युद्ध पद्धति का जनक अगर पूछे, मलिक अंबर है। अब हम पूरा आपको छापामार को समझा देते हैं। अभी तो ये पता चला मूल कहां से आया। देखिए आप, इसमें ऑप्शन लिखे औरंगजेब। इसे तो अपन इसलिए काट देंगे क्योंकि ये लोग डायरेक्ट युद्ध करते थे। हां गद्दारी करते थे, लेकिन डायरेक्ट युद्ध था, इनके पास ऐसा कोई युद्ध का कौशल नहीं था, ठीक है। अकबर ये भी मुगल है, तो इसने भी छापामार का उपयोग नहीं किया, ठीक। बालाजी विश्वनाथ हुए हैं, बालाजी बाजीराव हुए हैं, पेशवा हुए हैं, इन लोगों ने किया है। लेकिन इसके पूर्व कौन हुए हैं? शिवाजी। इनको ऐसे ही थोड़ी कहा जाता था, पहाड़ों का चूहा, पहाड़ों का चूहा। और हमने पूछ लिया है आपसे, अगर अच्छे से क्लास सुन रहे हैं तो बताना है पहाड़ों का चूहा किसने कहा शिवाजी को। तो पथ प्रदर्शक अगर पूछे कि जिनके कारण इसको प्रसिद्धि मिली, एक होता है किसने शुरुआत किया, एक होता है प्रसिद्धि किसने दिलाई। दोनों बातों में आप अंतर समझते। धर्म तो पहले से था, कोई ज्यादा उसको प्रसिद्ध कर देता है। ग्रंथ तो पहले थे, लेकिन कोई उसको ज्यादा प्रसिद्ध कर देता है। इस चीज को याद रखना है। तो जो शिवाजी हैं, शिवाजी पथ प्रदर्शक है, इनने प्रसिद्धि दिलाई है छापामार को, ठीक है। पहाड़ों का चूहा कहलाते हैं। तो पथ प्रदर्शक कौन होंगे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी। अब अच्छे से सुनिएगा, जो शिवाजी है, शिवाजी के बाद भी कई लोगों ने इस युद्ध कौशल का, मराठों में ही एक पेशवा हुआ है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम जो है वो मस्तानी वाले बाजीराव हैं। एक बुंदेलखंड क्षेत्र में मस्तानी हुई है महाराजा छत्रसाल की। अब हम ये शब्द हम नहीं कह रहे, इतिहासकार कह रहे, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं वो किताबों में पढ़ते हैं। महाराजा छत्रसाल की अवैधानिक संतान कहा जाता है मस्तानी को, इनलीगल संतान।
ठीक। और ज्यादा अगर अच्छे से पढ़ना है तो हमने तो किताबों से पढ़ा है, हम आपको बता दे रहे हैं। ये डांसर थी उस समय, नृत्यांगना थी, इस चीज को याद रखना है। मस्तानी, तो मस्तानी से इनका प्रेम संबंध भी चला था बाजीराव का, और बाजीराव मदद करने आए थे महाराजा छत्रसाल की मुगलों के विरोध में। एक बंगस खां नाम का राजा था, वो कभी हम पढ़ाएंगे, अभी यहां पर पढ़ाने का मौका। तो हम बताने ये चाहते हैं कि जो पथ प्रदर्शक हैं गुरिल्ला, किस किसने गुरिल्ला के द्वारा युद्ध जीते हैं, उनमें से बाजीराव है। सबसे पहले पथ प्रदर्शक शिवाजी हैं। शुरुआत किसने की है सबसे पहले, और सबसे ज्यादा उपयोग मलिक अंबर ने, जो अहमदनगर निजाम शाही से संबंधित है, विदेशी था। इसके बाद गुरिल्ला या छिपकर वार करने की पद्धति आपने सुना होगा। अंग्रेजों के कालखंड में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, शायद आप बता पा रहे होंगे, तात्या टोपे। तात्या टोपे भी गुरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध करते थे, बड़े फेमस थे। और ये किसके गुरु हैं आपको पता होना चाहिए, पॉलिटिकल टीचर हैं ये, रानी लक्ष्मीबाई के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं तात्या टोपे। ठीक है, तो तात्या टोपे ने भी क्या किया है, इस चीज को याद रखना है, गुरिल्ला से लड़ाइयां लड़ी हैं। ठीक दोस्तों, तो आप लोग आंसर दे पाए होंगे। एक होता है मूल शुरुआत किसने की, पथ प्रदर्शक कौन था, फिर इसके बाद किसने किया, और किसने किया, ये गुरिल्ला है। और गुरिल्ला या छापामार युद्ध पद्धति जो है, जो नक्सली इलाके होते हैं, नक्सलवाद जहां होता है, वहां बहुत ऐसे युद्ध होते हैं। कभी कभी आप सुनते हैं कि हमारी सैनिकों के ऊपर नक्सलियों ने अटैक कर दिया, ये कहीं ना कहीं गुरिल्ला युद्ध पद्धति होती है, छापामार युद्ध पद्धति होती है। ठीक, तो दोस्तों आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चल जवाब देते रहना है, टॉपिक भी आपका पूरा कवर होगा, चिंता नहीं करना है आपको। देखें, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, क्वेश्चन है, सब आए हुए क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। ठीक, अभी तो हम बताएंगे कि नए नए क्वेश्चन कौन आते हैं, अभी पिछले वर्षों में कौन आए, सब लगवाएंगे आपके, सब सॉल्व करवाएंगे, और आने वाले संभावित प्रश्न कौन होंगे। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, पहला ऑप्शन धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, न्याय मंत्री को। चार ऑप्शन है, आंसर दे पाए हम आपका डिटेल बता रहे हैं। धार्मिक मामलों के मंत्री को कहते थे पंडित राव, शिवाजी के समय पंडित राव, पंडित राव कहते थे। धार्मिक मामलों का जो प्रधान होता था, मुख्य होता था, वो पंडित राव कहलाता था शिवाजी के समय। रक्षा मंत्री तो डायरेक्टली नहीं था, लेकिन अपन सेनापति से इसका संबंध निकाल सकते हैं, तो सेनापति भी था, सर ए नौबत। ठीक, तो सेनापति के रूप में कौन था, सेनापति के रूप में सर ए नौबत। ये सर्वोच्च पद था सेना का, या सेनापति होता था मराठों के समय। अष्टप्रधान आपने एक शब्द सुना होगा, 8 जो मंत्री थे उनके शिवाजी के समय, वो कहलाते थे। प्रधानमंत्री, न्याय मंत्री जो था वो न्यायाधीश ही होता था, न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर अपन ने अलग कर दिए हैं 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन बचा प्रधानमंत्री। तो जो पेशवा होता था उसे प्रधानमंत्री कहते थे, ये कार्य करता था प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करता था, तो वो था प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद जो होता था वो पेशवा का होता था। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं, शिवाजी के दरबार की मुख्य विशेषता, शिवाजी के दरबार की मुख्य विशेषता क्या थी, अष्टप्रधान। 8 मंत्रियों की मंडली। बच्चे अच्छे से देख रहे हो तो आप लोग बताएं, 8 के नाम बता सकते हैं आप लोग। पेशवा है, सरे नौबत है, सुरनबिस है जिसे सचिव बोलते हैं, चिटनिस सचिव को ही बोलते हैं, वाक्यान्वीस है, पंडित राव है, न्यायाधीश है। इस तमाम पद होते थे शिवाजी के मंत्रिमंडल के 8 मेंबर। ठीक है, और इसमें पेशवा पूछा है तो हमने बता दिया आपको। एक सुमंत दबीर भी होता था, विदेश मंत्रालय संभालता था। ये आपका आंसर सही है, प्रधानमंत्री का। ठीक, जो बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और लाइव में भी बता सकते हैं, आपको बताना है। ठीक है, बताएंगे जितना उतनी ही आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखो महत्वपूर्ण फिर प्रश्न आया, सब महत्वपूर्ण प्रश्न है।
चौथ क्या था? 4 ऑप्शन लिखे हैं। चौथ, आप लोग आंसर दें। औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर, लैंड टैक्स। बताएं आप लोग। औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर था, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर था, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर था, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। देखो टॉपिक चल रहा है तो इस हिसाब से तो आप बता दोगे कि शिवाजी से संबंधित है, लेकिन उनमें भी 2 ऑप्शन है शिवाजी के। अब किस में आप टिक लगाएंगे? तो कहीं ना कहीं आपको चीजों को छांटना पड़ेगा, 3 ऑप्शन अलग करने पड़ेंगे। ठीक है, ये भी एक मेथड होता है भाई। आपकी तैयारी भी तो एक युद्ध है, जीतने के लिए कुछ भी करो, जीतना तो पड़ेगा। ठीक। औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर। देखो भैया, धार्मिक कर था 2 टाइप के थे, एक था जजिया और एक था जकात। तो यहां तो भैया लिखा है चौथ, तो ये तो होगा नहीं। जजिया गैर मुस्लिम व्यक्ति से लगता था और जकात धार्मिक व्यक्ति यानी इस्लाम के व्यक्ति को ही देना पड़ता था। ठीक, तो ये चीज आप लोग समझ गए, ये तो नहीं होगा। शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, मार्ग वाला टैक्स। मार्ग कर ऐसा नहीं लगता था, अधिकतर इस समय भूमि का टैक्स लिया जाता था, भू राजस्व वसूला जाता था। इस चीज को याद रख। कुछ भूमियां दी जाती थी, जैसे सरंजाम होती है, मुकासा आपने सुना होगा, ये भूमियां दी जाती थी, वो हम बताएंगे आपको अगर क्वेश्चन आएंगे तो ये भी नहीं होगा भैया। अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, अकबर के समय सिंचाई कर लगता था लेकिन उसे भूमि के साथ इंक्लूड किया जाता था, भूमि के साथ ही लगता था, मतलब वो भू राजस्व का हिस्सा था। इस चीज को याद रखना है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। भूमि के साथ इंक्लूड था अकबर के समय का सिंचाई कर। जैसे आप नलकूपों का उपयोग कर रहे हैं, कुओं का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको अलग से सिंचाई कर नहीं देना है, उसे भूमि कर के साथ शामिल कर दिया जाता था। अकबर के समय की यह विशेषता थी। अभी इतना समझ लो, जब अकबर वाला टॉपिक आएगा तो देखेंगे अपन। पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। अब तो इस हिसाब से 3 ऑप्शन चले गए हैं, तो एक ऑप्शन बचा है डी, तो इसका राइट आंसर होगा डी। अब यहां पर सुन लो इसका डिटेल। 2 टैक्स होते थे मराठों के समय, चौथ और सरदेश मुखी या सरदेश मुख। ये 2 टैक्स थे, बड़े फेमस टैक्स थे उस समय के, मराठों के समय के। ये लगता था टोटल का 1/4 चौथ पड़ोसी से लिया जाता था कि अब तुम्हें हमने जीत लिया भैया, तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, तुम हमें टैक्स दो, ये चीज थी। तो टैक्स उनसे लगता था 1/4 चौथ। सरदेश मुख कहते थे कि अब तुम्हें हमने जीता, हम तुम्हारे हेड हैं, मुखिया हैं, सर हैं, इसलिए सर नाम से आप निकाल सकते हैं, लगाने का मेथड है ये। हम तुम्हारे मुखिया हैं, इसलिए तुम्हें एक टैक्स देना पड़ेगा मुखिया को, और वो होता था 1/10, यानी अपन इसको लिख दो 10% टैक्स होता था। सरदेश मुख, देश से 10 निकाल लो, चौथ से 1/4 निकाल लो। तो दोनों टैक्स शिवाजी के समय के महत्वपूर्ण टैक्स थे, ये आप लोग समझ गए। चौथ था पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। चलिए अब हम अगले बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, देख, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? जब तक ऑप्शन देखें, प्रथम संस्थापक आपको पता ही है, या मराठा साम्राज्य का संस्थापक, प्रथम संस्थापक, प्रथम संस्थापक, प्रथम संस्थापक आपको पता ही है। प्रथम संस्थापक छत्रपति शिवाजी को हम बोलेंगे, और वही संस्थापक है मराठा साम्राज्य। द्वितीय संस्थापक कैसा आ गया सब, ये तो बड़ी पेचीदा स्थिति है। देखो, शिवाजी के बाद राजा हुए हैं संभाजी, संभाजी। छत्रपति जो हैं उनके नाम लिख रहे हैं, राजाराम, राजाराम, ताराबाई प्लस शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय, मतलब ताराबाई ने इनको संरक्षण दिया, पुत्र थे उनके, और साहू, साहू जी।
साहू जी को हम अंतरिम छत्रपति बोलते हैं, और ज्यादा डिटेल पढ़ोगे तो साहू जी द्वितीय भी आते हैं एक राजा, और मौका लगेगा तो पढ़ाएंगे, अभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा ये चीजें आप लोग समझे। शिवाजी संस्था दूसरा संस्थापक, देखना आप, इसके बाद ये योग्य नहीं हुए हैं कोई भी, इसलिए हम इनको नहीं बोलेंगे। योग्य क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये मुगलों से जीत नहीं पाए। इनमें एक योग्य हुआ है, उसको हम मान सकते हैं ताराबाई और शिवाजी द्वितीय, लेकिन उसके समय मुगलों ने इसमें गुटबाजी डाल दी और साहू जी को रिहा करके ताराबाई को पराजित कर दिया। और पराजित किया किसके कारण? तो एक कोंकण ब्राह्मण शब्द, कोंकण ब्राह्मण हुआ करते थे, भट्ट ब्राह्मण थे, उनका नाम हुआ है बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, जो पेशवाओं के क्रम में प्रथम पेशवा थे, पेशवाओं के क्रम में प्रथम पेशवा थे। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई साम्राज्य को, या आप कहेंगे मराठा साम्राज्य को पुनः उनका सही गौरव देना, उनको सम्मान देना, क्षेत्र को जीतना। अरे मुगलों तक को गद्दी पर बिठाने में इन्होंने भूमिका निभाई है, ऐसे योग्य थे। कई क्षेत्र जीते जो शिवाजी के समय पराजित हो गए, उनको नियंत्रित किया, उनको जीता, और एक शासन सत्ता को पुनः एक ताकत के रूप में स्थापित किया। इसलिए इन्हें दूसरा संस्थापक कहते हैं, बालाजी विश्वनाथ। तो कहीं बालाजी विश्वनाथ आपका लिखा हो, उनमें टिक लगा देना है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, बालाजी विश्वनाथ। आपने ऑप्शन दिया होगा, इसे आप छांट नहीं सकते थे, इसलिए हमने बताया है आपको कि कैसे आप इसको याद करेंगे। मतलब 3 ऑप्शन को अलग नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने बताया है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। नेक्स्ट, देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? अब भैया इसको अच्छे से सुनना थोड़ी, क्योंकि विवादित प्रश्न है। जो आंसर माना होगा हम तो वही बताएंगे, लेकिन हम विवाद का कारण आपको बताएंगे। ठीक है, इतिहास में और अनेकों विषयों में अलग अलग ऐसे विवादित मिलते हैं। जैसे शिवाजी का जन्म ही विवाद का एक कारण है। 2 डेटें बताई जाती हैं जन्म की, इस चीज को याद रखना है। शिवाजी के माना किसको गया उसको हम आपको बताएंगे। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? ये आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन है, तोपें किसने प्रदान की? इसमें लिखा है पुर्तगाली यूरोपीय हैं, पहले यूरोपीय हैं जो इंडिया आए। डच भी यूरोपीय हैं, अंग्रेज भी यूरोपीय हैं, और फ्रांसीसी भी यूरोपीय है। मतलब सभी यूरोपीय हैं जो यूरोपीय कंपनियां व्यापार करने आई थी। इनमें से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? गूगल करोगे तो हार जाओगे, किताबें पढ़ोगे तो पराजित हो जाओगे आप। क्यों? क्योंकि इसके आंसर में विवाद है। सुने, इसका हम राइट आंसर आपको बता देते हैं, अंग्रेज। कि अंग्रेजों से तोपें ली थी शिवाजी ने, लेकिन ये ऐतिहासिक भूल है। कैसे भूल है? समाचारों के कारण हो सकता है, न्यूज ऐसी आई तो उसको छाप दिया और एग्जामिनर ने उसका आंसर वही मान लिया। सुनिएगा, हम कारण बताते हैं। दरअसल शिवाजी का वेपन्स का व्यापार चलता था। वेपन्स मतलब जो हथियार थे, अस्त्र शस्त्र थे, बंदूकें थी, तोपें थी, वो व्यापार करते थे। मतलब उसके बदले में कुछ मुद्राएं दिया करते थे यूरोपियों को। यूरोपी इसीलिए तो आए थे इंडिया में कि किसी भी प्रकार से व्यापार करें। पहले उन्होंने भारत की वस्तुओं का व्यापार, फिर अपनी वस्तुओं को यहां पर खपाया। इस चीज को याद रखना है। तो शिवाजी पुर्तगाली से भी करते थे, डच से भी करते थे, और फ्रांस से भी करते थे। अंग्रेजों से ऐसा इतिहास में वर्णन नहीं है कि उनसे उन्होंने तोपों का व्यापार किया। तो इस हिसाब से हम कह रहे हैं कि इनसे तो किया है। तो इसमें ऑप्शन में बदल देना चाहिए, तोपें किसने नहीं दी, तो आप अंग्रेज लगा पाएंगे। लेकिन इसमें ऑप्शन में आंसर आपको मानना पड़ेगा कि अंग्रेज। ठीक, और सही याद जो करना है वो आपको यहां कर लेना है। पीडीएफ यानी पुर्तगाल, डच और फ्रांसीसी, इनसे उन्होंने बंदूक और तोपों का व्यापार किया था। इनसे तोपें लिया करते थे शिवाजी। शिवाजी ऐसे वैसे नहीं थे भाई साहब। उस समय की तकनीक के हिसाब से इनके पास खुद की नौसेना थी, खुद की जल सेना इनके पास थी। कोलाबा उसका मुख्यालय था। कल्याण का क्षेत्र पहले मुख्यालय हुआ करता था, जो बाद में कोलाबा में उन्होंने स्थायी रूप से बना दिया था, जो उनका मुख्यालय होता था नौसेना का। तो इसका राइट आंसर तो अंग्रेज है,
और विवाद का कारण हमने आपके सामने बता दिया है। चलें, और एग्जामिनर ने क्या माना है? अंग्रेज। नेक्स्ट, ठीक, सॉल्व कीजिए अगला प्रश्न। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? बढ़िया ऑप्शन है, और इससे भी आपका एक कहीं ना कहीं पूरा पार्ट है, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री का पार्ट है। ये इसमें मिक्स मिलेंगे, प्रशासनिक हिस्ट्री भी मिलेगी, पॉलिटिकल हिस्ट्री भी मिलेगी, कल्चरल हिस्ट्री भी मिलेगी, हर प्रकार की हिस्ट्री मिलती रहेगी आपको। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को मतलब किले दिए? 4 ऑप्शन है, चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि, पुरंदर की संधि, तोरण की संधि। देखो इसमें तो आप लोकेशन के हिसाब से ऑप्शन निकाल सकते हैं, ठीक है, बाकी आपको इतिहास में पता होता है। ये चित्तौड़ की संधि निकाल दो आप, यहां से संबंध है क्या मराठा क्षेत्र से? चित्तौड़ का नहीं है, चित्तौड़गढ़ तो अलग क्षेत्र है, इससे कैसे संबंध होगा? चित्तौड़ की तो एक लड़ाई ही अलाउद्दीन खिलजी के समय की आपने सुनी होगी। पुणे को अपन कर सकते हैं कुछ, क्योंकि पुणे महाराष्ट्र का क्षेत्र, फेमस इलाका है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, औद्योगिक नगर है। पुरंदर की संधि, इसमें कंफ्यूजन है। तोरण भी यहां पर है, इसमें विवाद हो सकता है। लेकिन आप एक अगर इतिहास में जाएं, इसे कैसे याद करना है आपको, देखें, एक राजा हुए, राजा जय सिंह। कौन राजा? इसे आप अलग ऑप्शन को नहीं कर सकते, एक ही निकल पाया, क्योंकि सभी क्षेत्र महाराष्ट्र के हैं, और तो आप कैसे निकालेंगे? अब तो फिक्स आपको याद हो, और याद करवाना कैसे ये हम आपको बताएंगे। देखें, जय सिंह औरंगजेब के समय का एक प्रसिद्ध, औरंगजेब का एक सूबेदार था, औरंगजेब का सूबेदार था, प्रमुख व्यक्ति था। 7,000 का मनसब मिला था इसको, मनसब उस समय का प्रसिद्ध पद था। 7,000 जात और 7,000 सवार और जात पद होते हैं मनसब में। 7,000 का मनसब मिल रहा है, यानी कितना पावरफुल होगा जय सिंह, ठीक है, राजपूत राजा थे। जय सिंह को जब यहां पर भेजा गया था, तो 1665 में जय सिंह ने पुरंदर के किले को घेर लिया था शिवाजी को। शिवाजी किलों को बहुत जीतने में माहिर थे, इस किले को जीत लिया शिवाजी, और ये उनके सामरिक महत्व का था, स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंट का था। सामरिक महत्व का मतलब पूरी महत्व यहां पर थे शिवाजी के। शिवाजी की हार निश्चित थी, इसलिए डायरेक्टली संधि कर ली गई, और उसी संधि का नाम पड़ा पुरंदर किले के कारण पुरंदर की संधि, और ये हुई थी जून 1665 में ये संधि हुई। इस संधि के द्वारा 23 फोर्ट, 23 किले मुगलों को मिल गए, जिनकी आय 4 लाख हूण प्रतिवर्ष थी। 4 लाख हूण उस समय की मुद्रा है, और 12 फोर्ट शिवाजी के पास होते, इसके पास शिवाजी के, जिनकी आय 1 लाख हूण प्रतिवर्ष। तो संधि का सीधा नाम क्या है? पुरंदर की संधि, जो राजा जय सिंह और शिवाजी के, जय सिंह के साथ एक मुस्लिम था दिलेर खां नाम का, अगर आपको जानना है। बाकी अभी यहां इतिहास थोड़ी पढ़ा रहे हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, लेकिन साथ में आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक। ऑफलाइन के लिए अगर आपको संपर्क करना है तो इसी में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, पीएससी स्पेशल अगर आपको पढ़ना है तो, ठीक। इस चीज को याद रखना है। तो पुरंदर एग्रीमेंट, पुरंदर की संधि, ठीक, इस चीज को याद रखना, जून 1665 में हुई है। नेक्स्ट, शिवाजी का राज्याभिषेक कहां हुआ? राज्याभिषेक, हाँ, आज आपको राजा बनना है तो इलेक्टेड होना पड़ेगा। इलेक्टेड का मतलब चुनाव लड़के आना पड़ेगा, नियुक्त हो गए। और अगर आप नॉमिनेटेड होते हैं तो आप एक प्रकार के प्रतिनिधि हैं या राजा हैं, मतलब शासन चलाते हैं तो राजा ही हैं। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहां हुआ था, यह क्वेश्चन है आपका। 4 ऑप्शन है, रायगढ़, कालानौर, रायचूर, आगरा, ठीक। इसमें भी ऑप्शन को आप काट सकते हैं, 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे। आगरा का कोई संबंध यहां शिवाजी से कैसे जोड़ेंगे? शिवाजी का अपना एक क्षेत्र है मराठा, महाराष्ट्र क्षेत्र। आगरा कहां? उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, इसे तो आप हटाएंगे आगरा को। रायचूर
को अपन शामिल करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसे इसलिए काट देना है क्योंकि ये प्योर महाराष्ट्र नहीं है, ये कर्नाटक का इलाका है। इस चीज को आपको समझ, हम्पी वाला क्षेत्र आप जानते होंगे, तुंगभद्रा वाला इलाका, जो नदी है तुंगभद्रा, तो इसे इसलिए काट दो। ठीक, अब देखो आप रायगढ़ और कालानौर, कालानौर भी काट दो, मुगलों में ज्यादा फेमस रहा है ये कालानौर का क्षेत्र, ये काट दो। इस हिसाब से इसका आंसर रायगढ़। रायगढ़ शिवाजी की कैपिटल थी, राजधानी थी रायगढ़। हम बताना आपको ये चाहते हैं, शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़। और रायगढ़ के किले में ही शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी का किलों से बड़ा प्रेम था, जन्म भी शिवनेर के किले में हुआ, जीते भी किले थे, क्योंकि किले जीतने का मतलब उस समय होता था कि आप बहुत सारे क्षेत्र पर अपनी सुरक्षा रख रहे हैं, क्षेत्र को, और वो आय के स्रोत होते थे, इनकम उससे होती थी। तो रायगढ़। अब राज्याभिषेक कब हुआ? तो सुना है 1674 में, जून 1674 में राज्याभिषेक हुआ शिवाजी का, रायगढ़ के फोर्ट में। काशी के पंडित, काशी के पंडित बड़े फेमस माने जाते हैं, इसलिए आज के राजनेता आपका इमोशनल रूप से आपको जीतने के लिए वो काशी के पंडित करते रहते हैं, क्योंकि शिवाजी का संबंध काशी के पंडितों से रहा है। ठीक है, तो अब हम नहीं बताएंगे कि बहुत सारे नेता करते हैं, यानी सब करते हैं भारत के। तो काशी के पंडित को बुलाया, गंगा भट्ट, गंगाधर भट्ट, विश्वेश्वर गंगाधर भट्ट, पूरा नाम है इनका विश्वेश्वर गंगा भट्ट या विश्वेश्वर गंगाधर भट्ट, जो काशी के प्रख्यात विद्वान थे, पंडित थे। उनसे राज्याभिषेक करवाया, पूरा वैदिक परंपरा से हुआ, पूरा वैदिक परंपरा। और उपाधियां ली उन्होंने, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, कुलवंत मसा, क्षत्रिय कुलवंत मसा, मतलब क्षत्रियों के सिरमौर। और जब इनका राज्याभिषेक करवाया गया तो इनका संबंध उदयपुर के राजवंश से जोड़ा गया था। भाई राज्याभिषेक करवाना है तो आपका संबंध किसी राजपूत राजा से होना चाहिए, इस चीज को याद रखना है। उस समय की स्थिति है, क्योंकि उस समय कोई सेकुलर स्टेट की अवधारणा नहीं थी। तलवार के आधार पर या यूं कहें आपकी शक्ति के आधार पर आपको जीतना होता था। तो वैदिक परंपरा से हुआ, वैदिक परंपरा का मतलब सनातन परंपरा से हुआ। गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, छत्रपति, कुलवंत मसा, इन सबकी उपाधियां ली। लेकिन कुछ दिन बाद माता जीजाबाई का देहांत हो गया, तो दोबारा राज्याभिषेक हुआ। तो इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। दूसरी बार इन्होंने तांत्रिक से करवाया, निश्चलपुरी गोस्वामी से, निश्चलपुरी गोस्वामी से। तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ शिवाजी का। माता के देहांत के कारण उन्होंने इस कार्य को अशुभ माना और तांत्रिक से करवाया। अब अलग से एक परंपरा से राज्याभिषेक हुआ, वो है तांत्रिक परंपरा। अब हम ये नहीं बताएंगे कि राज्याभिषेक क्यों करवाया, जब इतने पावरफुल थे, इनके दिमाग में ये बात क्यों आई। इसलिए आई क्योंकि औरंगजेब ने इनको सम्मान नहीं दिया था, आगरा में जब इनको कैद कर दिया था। वो हम बताएंगे कहानी, अगर क्वेश्चन मिलेगा तो। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर है रायगढ़। चलिए नेक्स्ट सॉल्व कीजिए। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? देखिएगा, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? अब आपको क्रम रहे, जब तक आप लोग आप यहां देखें, हम यहां पर समय का क्रम देख रहे हैं। पहले इनका लिख लो समय, इसे समय से निकाल पाओगे आप। औरंगजेब रहे 1658 से लेकर 1707 तक मुगल बादशाह है औरंगजेब रहा। शाहजहां रहा 1628 से लेकर 1658 तक मुगल बादशाह रहा। जहांगीर रहा 1605 से लेकर, पापा की नाक में दम कर दिया तो इससे कहा कि तुम ही ले लो भैया गद्दी। पिताजी इनके अकबर थे, आपको पता होगा। 1605 से लेकर 1627 तक। ठीक, अकबर 1556 से 1605 तक रहे। 25 के कारण इनका देहांत हुआ था। 25 एक बीमारी होती है, आप लोग समझते होंगे। अब यहां दिखा है संभाजी, तो अब संभाजी का कालखंड पता होगा तो आप टिक लगा लोगे भैया। तो अब कालखंड निकालो। मराठा हैं संभाजी, छत्रपति हैं। सबसे पहले कौन हुए? शिवाजी हुए। ऐसे ही निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा और साथ में याद हो जाएंगी चीजें। शिवाजी हुए, नहीं तो जब तक आपको आंसर दे देना है, हम आपको पूरा समझाएंगे। संभाजी इन्हीं के पुत्र हैं। राजा राम भी इन्हीं के पुत्र हैं, राजा राम।
और साहू जी। साहू जी, इनका कालखंड लिख लो तो आप आंसर बता दोगे। शिवाजी का कालखंड है, टाइम नहीं लगेगा अगर आपको याद रहेगा तो तत्काल लगा दोगे। शिवाजी का कालखंड है 1627 से लेकर 1680 तक का कालखंड है इनका, मतलब 17वीं सदी से है। ये विवादित है डेट, हम बताएंगे जन्म पर क्या विवाद है इनका। संभाजी का कालखंड जो है वो 1680 से लेकर 1689 तक है। राजा राम का 1689 से लेकर 1700 तक है, और 1700 से लेकर 1749 तक साहू जी है। लगा दो आंसर। किसके समय संभाजी की हत्या हुई बता दोगे अब तो आप। 27 से 80, तो 80 से कहीं कोई मिल रहा क्या? यहां देखो 80 कोई मिल रहा क्या? मिल तो रहा, औरंगजेब मिल रहा। तो शिवाजी का थोड़ी पूछा है, संभाजी का पूछा है। संभाजी की हत्या कर दी गई किसके समय, किसके शासनकाल में? तो अब देखें संभाजी का 1680 से 1689, देखो 80 से 89 कौन है? औरंगजेब। इसका राइट आंसर है औरंगजेब। इसकी कहानी बड़ी विचित्र है। इनको खाल में इनके भूसा भर दिया गया था, भूसा। और इनके कवि कलश हुआ करते थे, जो इनके सलाहकार थे कवि कलश, उनके खाल में। बड़ी इतिहास का सबसे निर्मम हत्याकांड है ये, इतिहास का सबसे क्रूर हत्याकांड है, क्योंकि मौत के घाट उतारा फिर खाल में भूसा भर दिया। प्रदर्शनी की गई संगमेश्वर में, याद रखना है। तो ये था, इस चीज को याद रखना। आपने आंसर दे दिया होगा। नेक्स्ट, अगला सॉल्व कीजिए। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहां थी? देखो अभी अभी बताया है राजधानी आपको, अभी याद थोड़ी करोगे। पुणे ना लगा देना भैया कि फेमस है पुणे लगा दे। अभी बताया हमने राज्याभिषेक कहां हुआ था, वही उनकी कैपिटल थी। ठीक, तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या है? इसे ज्यादा नहीं परेशान होना है, सीधे रायगढ़ लगा देना है। तो इसका रायगढ़ है। ठीक है, रायगढ़ क्षेत्र है। सिंहगढ़ भी एक नाम आता है, आपने सुना होगा। तो इनकी राजधानी शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? रायगढ़ है। यानी मराठा साम्राज्य की मुख्य कैपिटल जो शिवाजी के समय रही है, पर चेंजेस हुए हैं। सतारा, कोल्हापुर, ये अलग अलग क्षेत्र हुए हैं, वो साहू जी के समय हुए हैं। तो रायगढ़ कैपिटल है, रायगढ़ राजधानी है। नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किन के बीच हुई थी? ये पानीपत की लड़ाई 1761 में हुई होगी, तो डेट लिख दी है। किन के बीच हुई? देखो, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। ये तो भैया ऑप्शन गलत है, बिल्कुल गलत है। बाजीराव का कोई संबंध है ही नहीं है 1761 से। कहां बाजीराव, कहां बालाजी बाजीराव, वो तो नहीं होगा। 1761 ऊपर लिखा है, यहां तो इसको काट देंगे आप, क्योंकि हुई तो है मराठों के भी, मराठों से ही। इस चीज को समझना है। बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी, इनके समय में अंतर है, आप देख सकते हैं। समय एकदम अलग है। ठीक है, 1761 की बात है ही नहीं है ये। अकबर और हेमू, 56 में अकबर बैठे हैं, 1605 तक रहे हैं, कोई संबंध ही नहीं है। 1761 की बात है, काट दो भैया। औरंगजेब और तैमूर, काट दो, 1707 की बात है। 61 कहां आ गया? 1761 है, क्योंकि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में है। तो आप इनको ऑप्शन में काट दोगे। बाबर का समय क्या है? पानीपत के पहले युद्ध में आ गए 1526 में, और 1530 में इन्होंने अंतिम युद्ध जो जीता घाघरा, वो जीतने के बाद पूरी तरीके से इनका देहांत हो गया, तो वो भी नहीं है। और ये जो बाजीराव द्वितीय है, ये अंतिम पेशवा हैं। इनके जगह ऑप्शन चेंज आपको करना पड़ेगा, हम आपका पीपीटी में करवा देंगे चेंज, चिंता नहीं करना है। यहां पेशवा है बालाजी बाजी राव, बालाजी बाजी। तो इस हिसाब से आंसर ये होगा। अफगानी था अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव, इन दोनों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था। ये कब हुआ युद्ध? देखो कुछ फैक्ट जान लो। 14 जनवरी 1761 को हुआ पानीपत के मैदान में। पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई हैं, पहली 1526, दूसरी 1556, तीसरी 1561। पता होनी चाहिए आपको, अभी तीसरे की बात है। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, तीसरा युद्ध हुआ, और यह हुआ पेशवा यानी मराठा लिख दो आप। मराठा कौन था वो हमने लिख दिया है।
बालाजी बाजीराव था। और किसके बीच हुआ? और किसके बीच हुआ? अहमद शाह है, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली अफगानी था, इनके बीच हुआ। इस युद्ध में बालाजी बाजीराव पेशवा के दो सेनापति सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव भाऊ मारे गए थे। दो मोती युद्ध मैदान में विलीन हो गए, जैसे प्लासी के युद्ध में विलीन हो गए थे दो मोती सिराजुद्दौला के, वैसे यहां पर विलीन हो गए पानीपत की तीसरी लड़ाई में, तो विलीन हो गए। और इस युद्ध ने कहा जाता है यह सिद्ध कर दिया भारत के शासक कौन नहीं होंगे, लेकिन यह सिद्ध नहीं किया भारत का शासक कौन होगा। क्यों? क्योंकि जो जीता वो यहां से भाग गया, उसने भारत में राज नहीं किया है अहमद शाह अब्दाली ने, और जो हारे वो अब कमजोर हो गए, क्योंकि मराठा भी बढ़ रहे थे, ताकतवर हो रहे, लेकिन पराजित हो गए तो उनकी प्रतिष्ठा और सत्ता कमजोर हो गई, क्योंकि दुनिया में कोई भी पराजित व्यक्ति को सहन नहीं करता है। करता है किसी भी रूप में पराजित हो सकता है इंसान, अगर सहन करना सीख जाए तो वो अपनी ताकत दिखाना भी सीख जाए। सहन नहीं करता है पराजित आदमी को, इतने हम ताकतवर नहीं कि हम पराजित को स्वीकार कर लें। ठीक, ये इतिहास में आज तक रहा है और आज भी चल रहा है, हम ताकतवर को ही चुनते हैं। ठीक, कमजोर का अगर समर्थन कर दोगे तो शायद चीजें बढ़ जाए। इतिहास ने हमें यही सिखाया कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत का राजा मराठे नहीं होंगे, लेकिन यह सिद्ध नहीं किया कि भारत के राजा कौन होंगे। इसलिए तो विदेशी यूरोपीय सब आ गए, समझ गए ना बात को, उनने फिर लूटा इंडिया को। चले नेक्स्ट ऑप्शन चेंज करवा देंगे हम पीपीटी में, बालाजी बाजीराव भर लिखना है, चिंता नहीं करना है आपको। नेक्स्ट पहली क्लास है सीरीज की, परेशान नहीं होना है। चले देखें, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे शिवाजी? मीराबाई से। मीराबाई तो क्या कहलाती हैं? राजस्थान की राधाएं हैं ये, इनका संबंध है क्या उनसे? नहीं है भैया, राजस्थान की राधाएं हैं, कृष्ण से संबंध है इनका। राजपूत थी वो, लेकिन उनका शिवाजी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको निकाल दे रहा। हजरत महल का संबंध 1857 की क्रांति से, हजरत महल का नाम आपने सुना होगा, बड़ी फेमस रही है। 1857 की क्रांति का इन्होंने कहीं ना कहीं एक नेता की भूमिका या विद्रोहियों के साथ थी, अंग्रेजों की नाक में दम इन्होंने भी किया। तो हजरत महल इसका ऑप्शन नहीं होगा, इनका संबंध 1857 से। कहां हम शिवाजी पढ़ रहे हैं। ठीक, चांद बीवी का संबंध भी नहीं होगा, याद रखना। चांद बीवी का नहीं है, साउथ इंडिया की एक रानी हुई है चांद बीवी, बड़ी फेमस रही है, इनके बारे में पढ़ाएंगे आपको। तो इसका राइट आंसर होगा जीजाबाई, और जीजाबाई शिवाजी की माता जी थी, यानी शिवाजी के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई का पड़ा है। इस चीज को क्यों? क्योंकि पिता साहिजी भोसले दूसरी पत्नी के साथ अपने काम में लग गए थे, मतलब अपने क्षेत्र में लग गए थे। वो काम क्या करते थे? अहमदनगर में काम करते थे या बीजापुर में काम करते थे, उनका वो काम करना था, वो अपने कार्य को कर रहे थे वहां पर। इस चीज को याद रखना। और दूसरी पत्नी के साथ चले गए थे। तो पहली जो पत्नी जीजाबाई थी वो शिवाजी के साथ रही हैं, और शिवाजी को प्रारंभ में पूना की जागीर मिली थी, इस बात को याद। और बहुत छोटी उम्र में शिवाजी का विवाह भी हो गया था, इस बात को याद रखना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे भी पारिवारिक भी बढ़ गई होगी, और क्षेत्र को भी अपने संभाल के रखना है। मुगलों की लड़ाई से भी बचना है, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी आप सोचें। अपन लोगों की कुछ चुनौतियां नहीं होती हैं, इन महान स्कॉलरों की, इन महान व्यक्तित्वों की बहुत बड़ी चुनौतियां होती हैं। इस चीज को समझना है, इसलिए इनको इतिहास में सम्मान मिलता है, वो मिलना भी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा जीजाबाई। जीजाबाई से सर्वाधिक प्रभावित थे शिवाजी अपनी माताजी से। नेक्स्ट देखिएगा, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अभी हमने पढ़ाया है एक ऑप्शन में, वहां पर पेशवा आया था तो अष्टप्रधान हमने बताया था। देखो सबसे पहले देख लो, एक शब्द इतिहास में मिलेगा आपको अष्ट दिग्गज, सेम है नाम इसलिए आप परेशान होते हैं, और एक मिलेगा अष्ट प्रधान। इतिहास की बातें। और जो अष्ट दिग्गज है ये 8 विद्वान थे, यानी ये कवि थे सच कहें तो, और ये कृष्णदेवराय विजयनगर के राजा के थे। ठीक, और
अष्टप्रधान थे, मंत्रियों का समूह था, सलाहकार के रूप में होते थे शिवाजी के, मंत्रियों के शिवाजी के थे। चलो तो बता तो दो 8 जल्दी नाम, आपने पिछले में भी बताया होगा, यहां पर जल्दी बताओ लिखकर। पहले कौन, जल्दी बताओ। पेशवा पहला अष्टप्रधान क्या होता था आपको समझ लेना, अभी बताएंगे तो ज्यादा बढ़ जाएगा, इसी में आध घंटा हो गया। पेशवा। दूसरा जल्दी, सर ए नौबत। अगला सचिव, सचिव को चिटनिस बोलते थे, तो चिटनिस लिखा मिले तो परेशान नहीं होना है भैया, चिटनिस। वाक्यान्वीस, वाक्यान 20। अगला कौन था, वाक्यान 20। अगला सुमंत या दवीर, विदेश मंत्री था ये। अगला पंडित राव, धार्मिक कार्य करता था, पंडित राव। न्यायाधीश। गिन लो, हो गए होंगे संभवतः 8, तो हम नहीं गिनेंगे, आपको गिन लेना है, ना हुए हो तो कमेंट कर देना, सो बता देंगे, ठीक है। अब गिनने में भी टाइम लगता है, तो याद रखना है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासन काल में थी, शिवाजी। ठीक, इस बात को याद रखना, और ये उसका डिटेल था। अष्टदिग्गज पूछे तो 8 विद्वान थे जो कृष्णदेवराय के समय थे। नेक्स्ट, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, बताएं। साहजी भोसले तो भैया पिता हैं, ऑप्शन इलिमेट कहलाता है, मतलब छांटना होता है उसका, अलग कर देना, इलिमिनेशन, इलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है, इलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं अपन। तो साहजी भोसले इसको क्या किया, अलग कर दिया, ठीक, क्योंकि पिताजी हैं। तो आमतौर पर हम मानेंगे गुरु हो भी सकते हैं, गुरु इसका मतलब ये नहीं है भैया, हो सकते हैं गुरु, पिता क्यों नहीं हो सकते, पिता ही तो पहला गुरु होता है, ठीक। दादाजी कोंडदेव ये गुरु तो हैं, लेकिन ये संरक्षक है, संरक्षक है। और पूछा है भैया राजनीतिक, तो ये पॉलिटिकल भी है। हम बता रहे हैं, आप कैसे निकाल लोगे, सबका बता दे रहे हैं, तो आप निकाल लोगे कि क्वेश्चन कौन सही होगा। समर्थ रामदास धार्मिक हैं और सलाह नहीं देते हैं, ये केवल धार्मिक सलाह देते हैं। भाई अपना अपना एक डिपार्टमेंट होता है, हमसे आप सलाह पूछेंगे तो हम टीचिंग की सलाह देंगे, ज्यादा आप खोदा बीने करोगे या खोदोगे हमको कि नहीं हमें तो और चाहिए, तो दे तो देंगे, क्योंकि इंसान है, सबके पास होती है विविधता, डाइवर्सिटी। लेकिन अभी तो आप यही मानोगे कि जब पढ़ा रहे तो पढ़ाने का ज्ञान आपको पर्याप्त देने की क्षमता होगी किसी में भी जो टीचर होगा, ठीक है। तो साहजी भोसले, बस आपको लेना, आपको है ज्ञान, मैं थोड़ी लेना है। साहजी भोसले पिता, दादाजी कोंडदेव संरक्षक, पॉलिटिकल गुरु ही है, और ये धार्मिक है, तो हम इन्हें गुरु तो बोलेंगे, लेकिन इन्हें पॉलिटी या राजनीति से नहीं जोड़ेंगे। समर्थ रामदास उस समय के प्रसिद्ध विद्वान हैं, संत हैं समर्थ रामदास। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है दासबोध। कौन सी पुस्तक, दासबोध, इनकी पुस्तक है, इस चीज को याद रखना है, समर्थ रामदास की। तो हम कह सकते हैं समर्थ रामदास तो धार्मिक गुरु है, गुरु पूछे तो समर्थ रामदास, लेकिन अगर स्पेशली पूछ दे, जैसा पूछा है संरक्षक और राजनीतिक गुरु, तो वो होंगे दादाजी कोंडदेव। इसका राइट आंसर आपने लगा दिया। चलिए, टाइम पर्याप्त हो रहा होगा, देखो पहली क्लास है, थोड़ी बहुत यहां का वहां टाइम होगा, फिर फिक्स कर लेंगे कुछ समय बाद, जैसे ही रिदम में चीजें आ जाएंगी। जैसे अभी कितना कितना टाइम हुआ है, अभी अपने को 1 घंटा हुआ होगा लगभग, ठीक है। तो कुछ और सॉल्व कर लेते, परेशान नहीं होना, फिर रिदम बना लेंगे एक, तो चीजें अपनी ठीक से चलेंगी। आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज भी मिले और ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा मिले, बस उद्देश्य तो यही है भाई। इसका कोई आपको चार्ज थोड़ी करना है, संस्थान जब लगा हुआ है तो आपकी बेहतरी के लिए लगा है, आपके अच्छे के लिए लगा है, ठीक है। देखें, सूचियां दी गई हैं, यानी मिलान करना है, सही जोड़ी बचपन में खूब मिलाई है अपन लोगों ने, अब बड़े में भी मिला लो, सही जोड़ी तो मिलाना ही पड़ेगा। बड़े होने का सूचक ही होता है जोड़ी अच्छी हो, यहां जोड़ी मिलाना है तो जोड़ी मिलाओ, ठीक है। देखो अब जोड़ी, ए नंबर लिखा है साहजी भोसले, देखें
एक मिनट, थोड़ी चेंज करते हैं। हाँ देखिए, थोड़ी हमसे कम चलाने बनता है तो परेशान नहीं होना है। साहजी भोसले के सामने लिखा है शिवाजी के पिता थे क्या? बिल्कुल थे, सही लिखा है, तो इसमें नहीं मिलाना है, सही जोड़ी मिला के दी है एग्जामिनर ने। देखो कितना सरल काम कर दिया, बस पता हो आपको कि साहजी भोसले शिवाजी के पिता थे। अगला देखो, जीजाबाई, जीजाबाई लिखा है शिवाजी की माता, बिल्कुल थी, देखो सही जोड़ी मिल गई। समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, बिल्कुल थे, आध्यात्मिक को धर्म से जोड़ना पड़ता है, राइट। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के पॉलिटिकल और संरक्षक, अभी अभी बताया, बिल्कुल राइट। तो पहले का एक, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, देख लो 1 2 3 4 लिखना है, क्रम से लिखा है, बिल्कुल सही जोड़ी मिला के दी एग्जामिनर ने। देखो ये तो हो गया एग्जामिनर अपने लिए भगवान, भाई सही जोड़ी मिला के दे दे तो भगवान से कम है क्या वो? ऐसे ही थोड़ी है मानव जीवन जीना, सही जोड़ी मिलके मिलना चाहिए। तो इसका राइट आंसर 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे। अब देखो धर्म आ गया, धर्म को पकड़ लो, अभी तक जितनी कहानी पढ़ी है आप समझ जाओगे कि धार्मिक संत कौन थे। पहली बात देखो, सब धार्मिक संत है, अब तो ये भी दिक्कत हो गई, और सब महाराष्ट्र के हैं, ये भी दिक्कत हो गई। तो कैसे इन्हें अलग करोगे? एलिमिनेशन इसका कैसे करोगे, छांटोगे कैसे? तो देखना है छांटना कैसे है, इस चीज को समझ लेना है। थोड़ी देर में आ रहे, ठीक। तो अब देखें आप, समर्थ रामदास, तुकाराम, एकनाथ। तुकाराम विट्ठल भगवान की पूजा करते थे, विट्ठल भगवान पर इन्होंने भक्ति गीत लिखे हैं, विट्ठल भगवान पर। एकनाथ वारकरी संप्रदाय के संत थे, महाराष्ट्र के ही हैं, वारकरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत हुए हैं एकनाथ संप्रदाय, महाराष्ट्र के ही थे। इनका मराठों को सीधे किसी राजा को कर्म दर्शन का उपदेश देना काम नहीं था। ऐसे आप समझ सकते हैं कि शिवाजी के जो गुरु होंगे वही आमतौर पर मराठों को कर्म का दर्शन सिखाएंगे, कर्मवाद सिखाएंगे, धर्म के उपदेश देंगे और उन्हें राष्ट्रीयता की उनमें धर्म के आधार पर भावना बढ़ाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? समर्थ रामदास। अपन ने इस प्रकार क्वेश्चनों को अलग किया, ऑप्शंस को अलग किया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समर्थ रामदास, जिन्होंने दास बोध नाम की पुस्तक लिखी, ठीक। 1 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, फिर कल से अपन कोशिश करेंगे कि चीजें, इतने में आपका पूरा, हम तो सच कहें तो पूरा मराठा साम्राज्य आप समझ चुके हैं, सब चीजें इसमें कवर हो गई हैं। नेक्स्ट, और प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी होती रहेगी। देखो इसमें अब ज्यादा टाइम नहीं है, क्यों नहीं है टाइम? क्योंकि दास बोध के रचनाकार कौन है अभी अभी बताया है, वही को क्वेश्चन आ गया, तो हम कहेंगे कि रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसा एग्जाम्स में आमतौर पर नहीं होता है, आमतौर पर नहीं होता, लेकिन चूंकि अभी टॉपिक एक जैसे 18वीं सदी के स्वतंत्र राज्य पढ़ेंगे तो इनमें हमें टॉपिक से क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। लेकिन जब हम पढ़ेंगे अगला तीसरा वीडियो तो आप समझेंगे कि सब वो प्रश्न हैं जो 2023, 21, 20, 24 में आए हुए हैं, वो सब क्वेश्चन होंगे, ठीक। दास बोध के रचनाकार है, अभी 2 वीडियो आपको ऐसे मिल सकते हैं, 2 या 3 वीडियो जो टॉपिक वाइज होंगे, फिर टॉपिक वाइज तो होंगे लेकिन जो पिछले वर्षों के क्वेश्चन होंगे वही होंगे ज्यादातर। दास बोध के रचनाकार हैं तुलसीदास, इन्होंने तो भैया विनय पत्रिका लिखी है, वैसे तो आपको बता दोगे, विनय पत्रिका इन्होंने लिखी है, रामचरितमानस भी इन्हीं की है, तुलसीदास की आपको पता है, ठीक है, विनय पत्रिका है। हनुमान चालीसा, जो मैक्सिमम हिंदू रिलीजन को मानने वाले या हिंदू धर्म या सनातन धर्म को मानने वाले हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं आमतौर पर, हनुमान चालीसा इन्हीं की रचना है। पार्वती मंगल करके इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं तुलसीदास की, इस बात को विनय पत्रिका लिखी दिया है, विनय पत्रिका है, ठीक है। सूरदास, सूरदास का सूर सागर सुना होगा आपने, सूर सागर, सूर
सागर, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, और भी कई सारी, नल दमयंती की कहानी करके ऐसा कुछ एक रचना है, लेकिन ये फेमस है जो हमने आपकी लिखी है। कबीरदास, साखी, इनकी तो सबको रटी होती है, साखी सबद रमैनी, साखी सबद रमैनी, मतलब इनमें कठिनाई नहीं होती है बच्चों को, आमतौर पर उन्हें याद होती है। साखी सबद रमैनी किसकी? कबीर। उत्तर भारत की राजनीति को धार्मिक और भक्तिवाद के प्रति समर्पित करने वाले प्रमुख कवियों में अगर किसी का नाम है तो वो कबीरदास हैं। ये प्रश्न भी बने हैं 2020 या 25 में 24 में आया हुआ प्रश्न है, आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। ठीक है, कि कबीर उत्तर भारत में धर्म का प्रचार या उत्तर भारत में भक्तिवाद का प्रचार करने के प्रमुख संत कौन है? दक्षिण के तो मैक्सिमम को पता होते, उत्तर के ये है कबीरदास। ठीक है, समर्थ रामदास, तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा? समर्थदास, जो शिवाजी के गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। ठीक, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली लिखना था, वेलेस्ली लिख गया, कोई चिंता नहीं है, परेशान नहीं होना है। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस बोलते हैं इसे। देखो हमारी प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो सकती है क्योंकि हम अंग्रेजी के टीचर नहीं हैं और ना हम अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं। फिर बोल रहे हैं, विद्यार्थी होने का मतलब होता है कि हम उस चीज का अध्ययन कर रहे हो। अभी हम जीएस का अध्ययन कर रहे हैं तो हम उसी के विद्यार्थी हैं और उसी के शिक्षक हैं जितना कुछ नॉलेज मिला है। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में दिक्कत हो सकती है। तो क्या लिखा है? सब्सिडरी अलायंस लिखा है, सहायक संधि है। सहायक संधि भारत में फ्रांसीसी व्यक्ति डुप्ले ने प्रारंभ की थी, लेकिन वास्तविक हथियार इसको साम्राज्य विस्तार का बनाया था वेलेजली ने, वेलेजली ने। तो वही तो है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पूछा। ये नहीं पूछा है कि पूरे भारत का पहला व्यक्ति कौन है, पहला मराठा पूछा है और मराठा शासक पूछा है। तो आप बताएं हमें कौन होगा? भाई दौलत राव सिंधिया का ऐसा संबंध नहीं है, सिंधियाओं से हुई हैं संधियां, ये नहीं कहते संधियां हुई हैं। सहायक संधि को होलकरों ने स्वीकार नहीं किया है, मानते हैं, अगर इंदौर के होलकर होते, लेकिन ये नहीं है दौलत राव सिंधिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले भी नहीं है, ये छोटे से सामंत शासक है भोसले, उस समय इतने प्रसिद्ध राजा नहीं। ठीक है, और पेशवा बाजीराव द्वितीय ये अंतिम पेशवा है, अंतिम पेशवा। अब यही इसका सही आंसर है, हम इसे आपको समझा पाएंगे क्योंकि आप अलग नहीं कर सकते हैं ऑप्शंस को ऐसे क्वेश्चन में। समझाएंगे कैसे? पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे और पेशवा बाजीराव ने होलकर के एक व्यक्ति बिट्ठू जी का कत्ल कर दिया। बिट्ठू जी, उनका नाम था बिट्ठू जी। हम इतिहास का कालखंड उठा के बता, हमें याद करवाना है चूंकि आपको ये क्वेश्चन, और आप आंसर लगा पाए। बिट्ठू जी का कत्ल किया तो होलकरों ने इसे यहां से खदेड़ा बाजीराव द्वितीय को, और खदेड़ा और ये भागकर वैसीन नामक स्थान पर पहुंच गया। वहीं वैसीन में नाव पर चलते हुए अंग्रेजों के साथ 1803 में वैसीन की संधि हुई, जिसके तहत कहा जाता है ये पहला सब्सिडरी अलायंस हुआ मराठों के शासकों में। सहायक संधि है, वैसीन एग्रीमेंट को बोलते हैं। तो कौन सी संधि है वो? वैसीन संधि। वैसीन एक क्षेत्र है, वैसीन से नाव में चलते हुए संधि भी बड़ी पॉपुलर है। बहुत सारा क्षेत्र पेशवा ने अंग्रेजों को दे दिया था। बाद में इन भाई साहब को पता, फालतू में पेंशनर बना के भेज दिया जाता है कहीं, जाओ कानपुर में रहना, यहां से निकलो। कानपुर में जो रहे, आपने सुना होगा कानपुर में 1857 की क्रांति में, उनमें कहीं ना कहीं इस पेशवा जो यहां से भागा था उसका योगदान है, मतलब उसका कुछ स्थान रहा है। ठीक है, 1857 में इनके वंशजों का स्थान रहा है। तो 1802 में वैसीन एग्रीमेंट हुआ, इसी को बोल दिया है कि मराठा सरदार है जिसने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार की। ओवरऑल सबसे पहले है ऐसा नहीं है, इस बात को याद रखना। मराठों में किस शासक ने सबसे पहले अंग्रेजों से सहायक संधि की और अपनी संप्रभुता, अपनी सोवरेनिटी, अपनी ताकत को उनके हाथ में सौंप दिया और कई सारे क्षेत्र उनको दे दिए। यही तो शुरुआत होता है। किसी भी विदेशी आक्रांता तभी आता है, वो धीरे धीरे व्यवस्था को अपने अधीन करने का प्रयास करता है और फिर वहां की पूरी राजनीति, अर्थव्यवस्था और हर एक क्षेत्रफल पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। अब तो ऐसा होता नहीं है आमतौर पर विदेश में। अभी चाइना से हमारा जरूर बना रहता है दिक्कत, ठीक है, थोड़ी बहुत पाकिस्तान, तो वो तो छोटपुल नेता है, उससे परेशानी कम जाती है, लेकिन ज्यादा परेशान चाइना करता है। लेकिन दिखता कौन है हमें ज्यादा? पाकिस्तान। इसलिए दिखता है क्योंकि उसे हम दबा लेते हैं ना, और दबा किसको नहीं पाते हैं?
चाइना वालों को दबा नहीं पाते, तो वो मीडिया में कम आती हैं चीजें। तो दोस्तों आपका पर्याप्त समय हमारे ख्याल से 1 घंटा 15-20 मिनट हो गया होगा, 15 तो हो ही गया होगा, ज्यादा बड़ा लेक्चर ना हो जाए, इसलिए ये पहला वीडियो है आपके सामने। तो हॉरिजन एकेडमी के इस चैनल पर मैं एक साधारण सा शिक्षक अनिल तिवारी आपको प्रतिदिन इस विषय को पढ़ाने का प्रयास करूंगा और आपकी सफलता के लिए जो सहयोग इस संस्थान के द्वारा हो पाएगा उसे देने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।